सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं एक्सरसाइज 10.2 और इसका इंट्रोडक्शन आप ज़रूर एक बार देखें जो हमने पहले दिया है। और अब जो इसमें रिजल्ट्स इस्तेमाल होंगे उनको हम टाइम टू टाइम बताते चलेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है, बिना देरी किए, फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 1 2 3। तो पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें क्या क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन आगे दिए गए हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। सबसे बात पहली, सर्कल तो ही है, उस पे एक टेंजेंट है, बढ़िया है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल is 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज। तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं Q और लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ से मेजर होगी, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके उस पॉइंट तक ये दिया है 24 सेंटीमीटर, बढ़िया। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा भैया, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर। दिस इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। और क्या करेंगे इसमें, ये O ले लेते हैं, ये Q है तो ये P ले लेते हैं। तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री का एंगल हमारा हो गया। तो एक रिजल्ट है जो हमने पहले इस्तेमाल किया है, इसको हम अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया गया है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम यहाँ पे इसे ड्रॉ करें तो बहुत ही आसान है। देखिए, अगर बन गई ये एक राइट ट्रायंगल, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना। तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि OP का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, बढ़िया। OQ स्क्वायर 25 है OQ, तो 25 स्क्वायर माइनस PQ अगर 24 है तो क्या है 24 होल स्क्वायर। अगर चॉइस में क्वेश्चन दिए हैं तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है ये, ठीक है ना। जल्दी से सॉल्व करो और आंसर दो, गिवन टू फाइंड सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 25 स्क्वायर इज 625, इसका होता है 576, मुझे याद है। तो ये आ गया जी डिफरेंस 49, और OP स्क्वायर इज 49, तो OP कितना होगा प्लस माइनस 7। माइनस 7 तो हम लेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है OP 7, और माइनस 7 क्यों नहीं लेंगे, आपको पता ही है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हुआ करती। तो रेडियस कितनी आ गई जी 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। कॉपी पेन लेके पहले खुद से ट्राई करें। चलो यार, सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इन फिगर ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O, such that POQ is 110 degree, then PTQ is equal to अच्छा, क्वेश्चन को एक बार रोक के आराम से देख के आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, कर लेना, ठीक है ना, बढ़िया से, क्योंकि खुद से ट्राई करना ही मैथ में असली की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इस पे हम लोग ये जानते हैं कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और यहाँ पे OP क्या है, रेडियस है। तो ये एंगल कितने का हुआ भाई 90 डिग्री का। आगे सेम वे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू TQ इज परपेंडिकुलर टू OQ, ये भी 90 डिग्री का हुआ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरह की क्वाड्रिलेटरल बन रही है, कौन सी, POQT, 4 एंगल हैं। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये हमारा रह गया, है ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें, बहुत ही आसान है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360। बहुत सिंपल सा सवाल था, सब कुछ जोड़ डालो यार, 90 और फिर 110 और फिर से 90 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360, है ना। तो ये कितना 290 प्लस T, एंगल T इज इक्वल टू 360, कितना 290 इसमें से घटाओ 70, तो आंसर कितना है यार 360 माइनस 290 इज 70 डिग्री, और आंसर इज बी। डन।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है यार, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। भाई दो टेंजेंट है P और PB, इस तरह से फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, है ना, दो टेंजेंट है एक दूसरे पे झुके हुए हैं, कितने पे, 80 डिग्री पे, ये वाला 80 डिग्री है, ये जानना बस इसमें जरूरी था। और क्या बताया है, देन एंगल POA इज इक्वल टू P, ये P है ये O है, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं यार, और ये A है यहाँ पे कुछ ऐसे, है ना, POA, और एंगल कौन सा पूछा है, ये वाला, ये हमसे पूछा गया है। तो यार ये तो आपको पता है कि जब भी हम यहां से सेंटर पे दो टेंजेंट्स के बीच में से अगर सेंटर पे कुछ भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होती है। अगर ये पूरा टोटली 80 डिग्री है तो ये हाफ कितना होगा यार, 40 डिग्री, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये हमें पता है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो ये कितना हुआ 90 डिग्री, ठीक है। ये पूछा गया है, कैसे बताएंगे, सिंपल सी बात है, ऑल द एंगल्स आर समड अप एट 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या करें, 90 डिग्री ये वाला, 40 डिग्री वो वाला, और प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, 130 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या जोड़े 130 में, सिंपल सी बात है यार, एंगल O मतलब 50 डिग्री, है ना, ये कितना हुआ 50 डिग्री। तो आंसर कितना हुआ आपका, ABC में से फर्स्ट A पार्ट, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, बस इसमें यही ध्यान रखने की जरूरत थी कि ये जो है एंगल बाइसेक्टर होता है, और ये जो है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। हमारे पास एक सर्कल है और उसके एंड्स पे ऐसे करके सर्कल, और डायमीटर जो है उसके एंड्स पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं इस तरीके से। देखिए बहुत आसान सा है सवाल, ठीक है ना। तो ये बताना है कि ये पैरेलल होंगे क्या, अगर मैं इनका नाम दूं कि ये XY है और ये जो है X डैश Y डैश है, और इसको मैं कह दूं कि ये A है ये B है, और ये पॉइंट है यहाँ पे सेंटर पे O। अब आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर प्रूव क्या करना है, XY और X डैश Y डैश को पैरेलल प्रूव करना है ना। लिख दूं ये जरा, कुछ नहीं है सवाल में, 1 मिनट का सवाल है, XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हमने करी, आप देख लो। अब इसमें क्या थ्योरी है, मेनली समझिए, दो लाइन जब पैरेलल होती हैं और इन दोनों लाइंस के बीच में मैं एक दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं, और इस लाइन के बनाए हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे। समझना, अगर दो लाइंस ऐसे करके पैरेलल हैं तो इनको इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानने का क्या तरीका है, Z बना लो, तो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते होंगे, ठीक है ना। ये भी कहीं पे Z ही बन रहा है, ठीक है, देख रहे हो आप। अब ये लाइन चाहे कितनी भी टेढ़ी खींच लो, ये लाइन चाहे यहां से कितनी भी टेढ़ी खींच लो, हमेशा ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ठीक है, सही है। तो क्या हमने यहां से पता किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को अगर मैं ये दिखा दूं कि ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये भी पैरेलल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हुए भाई, यहां ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये मैंने 90 क्यों बनाया, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब ये 90 है तो ये भी 90 है, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर हुए तो लाइंस आर पैरेलल, मतलब दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिख लो कि OA इज परपेंडिकुलर टू
एक्स वाई। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना, आप जानते हो इस चीज को। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, ये भी लिखना बहुत जरूरी है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप पीओसी मत लिखना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना। और यहां पे भी ऐसे ही, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स डैश वाई डैश, है ना भाई, रीजन सेम। अब अगर ये 90 डिग्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल भी 90 होगा और ये वाला भी 90 होगा, है कि नहीं? तो क्या हुआ इसमें हम क्या कह सकते हैं अब, इसीलिए क्योंकि ये वाला पार्ट है परपेंडिकुलर है, तो क्या कह सकता हूं, ओ एक्स ए, एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ बी वाई डैश, ओ बी वाई डैश। और इसी तरीके से मैंने कहा ये वाला एंगल इसके बराबर, और इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर लिख सकते हैं। कैसे? वाई ए ओ, एंगल वाई ए ओ इज इक्वल टू एंगल एक्स डैश बी वाई, एक्स डैश बी ओ, एक्स डैश बी ओ, है ना? क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना। एंड क्या लिख सकते हैं फाइनली रिजल्ट में, देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं, एंड if AB is intersecting tangents xy and x dash y dash and alternate interior angles are equal, then क्या, then एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। चलो खत्म कहानी, ठीक है। होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा, पहले 2-3 बार खुद लिखिएगा। सो क्वेश्चन 5 में क्या दिया है यार, क्वेश्चन 5 में ये दिया गया है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center। मतलब हमें दिया क्या है, एक सर्कल विद सेंटर, ठीक है ना, और इसका एक टेंजेंट भी हमें दिया हुआ है यहां पे, और दिया क्या है और पूछा क्या है कि हमें ये करना है कि परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें तो ये सेंटर से होकर गुजरेगा, है ना। आप समझ रहे हो, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये जो है ये सेंटर से होकर गुजरेगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। ये वाला सेंटर से होकर गुजरेगा, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। समझ में आया कि परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। दिया क्या है यार, एक हमें सर्कल दिया है, उसका सेंटर दिया है, और हमें बताना है कि इससे अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं दैट विल पास थ्रू द सेंटर। चलो ये इसका सेंटर है और मैं ऐसा लिख लेता हूं एक बार इसको, टू प्रूव, टू गिवन पार्ट पहले लिख लेते हैं, गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन ए सर्कल विद सेंटर O and tangent AB with point of contact P, है ना। ये हम मान के चलते हैं कि यहां पे ये पॉइंट है मेरा P, ठीक है। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव क्या है कि टेंजेंट एट P passes through O, ये हमें प्रूव करना है। टेंजेंट एट P passes through O, ठीक है। तो अब प्रूफ करने हम चलते हैं। प्रूफ क्या लिखेंगे यार, सबसे पहले हम उल्टा मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं कि ये O के थ्रू पास ही नहीं करता है, फिर क्या करता है,
ये हमारा कुछ ऐसे कहीं से और से पास करता है, जिस पॉइंट का नाम हमने रख दिया यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया यहाँ पे ओ डैश। ओ डैश ये इससे पास करके जाता है ना। क्या है? टेंजेंट और इसका परपेंडिकुलर ओ डैश से पास होके जाता है, जबकि हमें प्रूव क्या करना है कि ये ओ से पास करता है। ठीक है, हाँ, तो हम लिख लेते हैं इस पॉइंट को हम लिख लेंगे यहां पे, लेट परपेंडिकुलर एट P passes through O dash and not through ओ से पास नहीं करता, ओ डैश से पास करता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है, एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमने ये मान लिया। ठीक है, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना, हम ये जानते हैं। बट we know radius is perpendicular to AB, तो क्या कह सकते हैं, टेंजेंट है ना, ये वाला पार्ट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये अगर इसका परपेंडिकुलर है तो क्या कह सकते हैं, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यार इसको 1 रख लो, इसको हम 2 रख लेते हैं। ठीक है, आप देखो कि हम ये मान के चले कि ये O के थ्रू नहीं जाते तो O डैश के थ्रू जाता है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर है, तो हमने ये मान लिया कि भी O डैश पी बी जो है वो 90 डिग्री का है। ये तो हमें दिया ही हुआ है कि ये इसका परपेंडिकुलर है। फिर हमें ये रिजल्ट एक पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो हम कहते हैं कि भाई अगर इसके परपेंडिकुलर है तो OPB जो है वो भी 90 डिग्री का होगा। तो हमारे पास 2 चीजें आ गई, एक हम मान के चले थे, एक जो फैक्ट है। ठीक है, O डैश PB इज 90 डिग्री और OPB इज 90 डिग्री, तो दोनों से क्या पता चल रहा है, फ्रॉम 1 and 2 क्या पता चल रहा है कि OPB जो एंगल है दैट इज इक्वल टू O डैश PB, और दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के, है ना, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब यार ये तो हो नहीं सकता कि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट हो फिर और O डैश। अगर ये दोनों एंगल ऐसे बना रहे हैं तो ऐसा कभी हो सकता है कि ये कि यहां से भी एंगल बनाए और वो भी इतना ही एंगल बनाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तब हो सकता है जब ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही हो, मतलब कितनी बार भी बना लो, आपको एंगल बराबर बनाना है तो यहीं से बनाना पड़ेगा, यहां से नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज O एंड O डैश आर सेम पॉइंट्स। अगर वो सेम पॉइंट्स हैं तो क्या है, प्रूव हो गया। जो हमारी बात थी वो तो गलत निकली भाई, हमने कहा था कि इट डज नॉट पास थ्रू O, वो तो गलत हो गई। ठीक है ना, लेट वाली चीज जो आपने कंसीडर की थी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, सो आर कंसिडरेशन duration is not true। कौन सी कंसिडरेशन की थी आपने कि इससे होके नहीं गुजरता, O डैश से होके गुजरता है, इज नॉट ट्रू। सो टू प्रूव क्या था, टेंजेंट एट P passes through O, सो टेंजेंट एट P passes through O। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार दोबारा इसका बता देता हूं, कुछ नहीं करना भाई। सबसे पहले इसने एक सर्कल दिया, उसका सेंटर दिया, सेंटर का के साथ इसने क्या दे दिया, एक टेंजेंट दे दिया। फिर हमें कहा गया कि ये प्रूव करो कि जो इससे टेंजेंट होके, इससे परपेंडिकुलर होके गुजरेगा वो सेंटर से होके गुजरेगा। हमने कहा भाई चलो मान लेते हैं कि सेंटर से होके नहीं गुजरता, तू कह रहा है तो हम मान लेते हैं कि सेंटर से होके नहीं गुजर रहा। अगर ये सेंटर से होके नहीं गुजर रहा तो क्या करेगा, किसी और पॉइंट से होकर गुजरेगा। हमने कहा भाई वो पॉइंट का नाम है O डैश, लेकिन हमें तो ये पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस। अब देखो ना, ये भी 90 का बन गया, OPB जो हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये रेडियस है,
अब ओ डैश पी बी भी 90 का बने और ओ पी बी भी 90 का बने, तो इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि ओ और ओ डैश एक ही पॉइंट हो। अगर वो एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर एड्रेस पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, डन। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में। देखो यार, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, और उसमें क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ए एक पॉइंट है जो 5 सेंटीमीटर है सेंटर से। ठीक है ना, ए इज ए पॉइंट ऑन द टेंजेंट दैट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ट्रिकी है ना, इंग्लिश थोड़ी ट्रिकी है, समझ लेना आराम से। सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यार ये क्वेश्चन ना मैंने देख लिया था कि बस यहाँ पे लिख लिया तो मेरे को लगा कि हाँ चलो करा देते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ है क्या, ये तो हमें पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और ये भी पता है कि यार ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर, आपने कर भी लिया होगा, इतने में लिखने लगा हूँ। ठीक है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, और क्या आ गया ये 25, उधर से इसको लेंगे तो -16, ओ पी स्क्वायर, ओ पी इज 9, 3, चलो ओपी इज 3। यही था बस सवाल। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पे क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है ना, गिवन और टू फाइंड बड़े आराम से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके यार, क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कंसेंट्रिक मतलब सेम ही सेंटर है दोनों का। तो यार एक ये ले लेते हैं और दूसरा हम सर्कल इसके ऊपर, और इन दोनों का सेंटर यहां पे। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो बड़े वाले सर्कल के अंदर कोई कोड है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। चलो भाई, ये जो है ये कोड छोटे सर्कल को टच करते हुए निकलती है। क्या दिया है, बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाली लेंथ। तो हम इसको कह देते हैं ये ए है, ये बी है, ये ओ है, और छोटे वाले जो ये सर्कल की जो हमारे पास है ये 3 है, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी 5 सेंटीमीटर है। देखो यार, सवाल को समझना बहुत जरूरी है, सही समझना बहुत जरूरी है, तब उसका आंसर बिल्कुल, मतलब इफ यू हैव गॉट इट राइट देन इट मीन्स 50% इज डन, है ना, 50% सॉल्यूशन इज डन। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रेडियस है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एक बात। दूसरी बात, ये राइट एंगल बन गई, तो ये साइड जो है 5 हो गई, ये 3 हो गई, तो ये साइड निकाल सकते हैं यार, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। इसको P नाम दे दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, गिवन क्या है यार, गिवन पार्ट लिख लोगे, है ना, लेट क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल क्या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ये दिया तो है। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या लिखेंगे, चलो भैया क्या 3 सेंटीमीटर, और क्या रह गया, लेट P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, वी नो दैट रेडियस OP is perpendicular to AB, है ना, so angle OPB is equal to angle OPA is equal to 90 डिग्री। अब दोनों ये राइट एंगल बन गई, तो हम क्या कह सकते हैं, देखना जरा, है ना। और एक चीज और भी है यार, ये जो है ना, ये वाली जो लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो ना, आपने 9th में पढ़ा था कि अगर मैं सेंटर से होके इस कोड पे कोई परपेंडिकुलर डालूं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मतलब क्या कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे और ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये मतलब है। तो इसका मतलब क्या है, AP इज इक्वल टू PB एंड AP इज इक्वल टू PB, क्यों, एज रेडियस ऑफ सर्कल
इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लिख लोगे आप, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब क्या करें, अब हो गया हमारा काम। फ्रॉम ट्रायंगल दिस, फ्रॉम ट्रायंगल कौन से वाली, ओपीए, क्या कर सकते हैं, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, है ना भाई। तो OA स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 25, इधर लेके आएंगे तो -9 इज इक्वल टू PA स्क्वायर, और PA इज इक्वल टू कितना, PA स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका मतलब क्या होगा, PA कितना आ गया 4। देखो यार, अगर ये 4 आ गया और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये भी तो 4 आ गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, AP हमें पता चल गया और PB हमें पता चल गया, कितना 4। तो क्या है, AB कितना है यहाँ पे, AB इज इक्वल टू AP प्लस PB, बहुत बढ़िया, कितना 4 प्लस 4 कितना 8 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया हमारा कि AB जो है वो 8 सेंटीमीटर है। चलो बताओ, आसान सी चीज थी ये, ठीक है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल थे, दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स की रेडियस दी हुई थी और ये दिया हुआ था कि ये जो है परपेंडिकुलर, हाँ, कि जो कोड है बड़े वाले सर्कल की वो छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जाती है। इससे हमें आइडिया मिल गया कि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। सवाल हो गया, ठीक है, डन। चलो यार, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस DC, है ना, कंफर्म कर लेना। AD प्लस BC है, ये जरा ध्यान से रखें, AD प्लस BC, है ना। तो ये क्योंकि फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है बुक में, तो मैंने भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा, मेरी ड्राइंग अच्छी है आपको पता ही है, तो मैंने बना लिया है ABCD। ये बनाना इसी के हिसाब से क्यों जरूरी है, क्योंकि हो सकता है साइड्स इसने टेढ़ी मेढ़ी ली है, A यहाँ पे लिया है तो पहले या B ले रखा हो या C ले रखा हो, तो वो इसी के हिसाब से बनाना जरूरी है, ठीक है। प्रूव करना है इसको कि AB प्लस CD, मतलब AB ये है, CD ये है, आमने सामने की जो साइड्स हैं, 2 AD प्लस BC के बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे वो वाले रिजल्ट्स जो हमने अभी तक इसमें पढ़े हैं। क्या क्या रिजल्ट्स पढ़े हैं भला, एक हमने रिजल्ट पढ़ा था यार, अगर आपको याद हो, कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, है ना। एक आउटसाइड द पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो हम क्या करेंगे यार, इसको P, इसको यहां पे Q, इसको R और इसको S नाम दे देते हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो अब हमें कुछ रिजल्ट्स पता है और हमें ये प्रूव करना है कि AB और CD, अब AB किससे मिलके बना है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला सवाल जो है ये और क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल होगा, तो आप ये ध्यान से देखिएगा, AB और CD दोनों को ऐड करना है और उनको प्रूव करना है AD और BC के बराबर, है ना। ये वाली साइड्स को ये वाली साइड्स के बराबर प्रूव करना है। कैसे होगा प्रूव, तो सबसे पहले आप क्या करो, अब ये देखो AB किससे बना है, AR और RB से, ठीक है ना। तो AB के लिए मैं AR ले लूं और RB ले लूं पहले, ठीक है। फिर CD के लिए क्या क्या ले लूं, DP और PC। अब जरा देखना, AR किसके बराबर है, ये वाला टेंजेंट AS के बराबर, ठीक है ना। उसके बाद RB किसके बराबर है, RB इसके बराबर, है ना, ये इस पॉइंट से ये टेंजेंट दोनों बराबर BQ, ठीक है। DP किसके बराबर है, DP किसके बराबर है, इसके बराबर, DS के बराबर, ठीक बात है। उसके बाद PC किसके बराबर है, ये वाला CQ के बराबर, ठीक है ना। और आप सबका रीजन एक ही लिखेंगे यहां पे, क्या रीजन लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन सर्कल आर इक्वल इन लेंथ
बस इन लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले सभी को ऐड कर लेंगे और इक्वल टू राइट वाले सभी के ऐड करके हम यह सॉल्यूशन पार्ट लिख के उस पे लिखेंगे ये सब कुछ, है ना। ये आप लिख लेना, लेट पी क्यू आर एस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, है ना। पी क्यू आर एस द पॉइंट वेयर द सर्कल इज टचिंग द क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो उसके बाद इन सबको लिख लो, लेफ्ट वालों को। इसको 1 2 3 भी लिखना चाहो तो लिख लो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना, ये 4 हो गया। सो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, है ना। थोड़ी हिंदी इंग्लिश में बोल लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ए आर प्लस आर बी प्लस डी पी प्लस पी सी, लेफ्ट हैंड वाले लिख लिए सारे, राइट हैंड साइड वाले लिख लो। ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू हो गया सवाल। क्या ए आर और आर बी तो हमें पता ही है क्या है। ए आर और आर बी हमने ए बी तो लिए थे ना, ऐसे लिखना बन रहा है पेपर में, ठीक है ना। लिखना मत भाई, ऐसा मत लिखना। ए आर और आर बी क्या है, ए बी है ना। ए बी लिख लो, ए बी। और डीपी और पीसी क्या है, डीपी और पीसी क्या है, डीसी, डीसी या सीडी, है ना। अब ए एस देखो जरा ध्यान से देखो, ए एस और डी एस क्या है, ए एस और डी एस क्या है, एडी नहीं है। तो इसको और इसको मिला के क्या बना, एडी। और बी क्यू और सी क्यू को मिला के क्या बना, बी क्यू और सी क्यू को मिला के क्या बना, बीसी, बीसी। देखो जरा, एडी ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्या यही प्रूव करना था क्या, देखो जरा। हाँ भाई यही प्रूव करना था। ए डी बी सी, ये हमने लेफ्ट में लिख लिया, और सॉरी राइट में ही है, ठीक है। ए डी बी सी और ए बी सी डी। अब सी डी को डी सी लिख लो या सी डी लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो बहुत ही छोटी सी बात थी इसमें, हमें इन साइड्स को इनके बराबर प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, ए आर आर बी पहले लिख लिया, डीपी पी सी पहले लिख लिया, फिर हमें पता है डीपी इसके बराबर, पीसी इसके बराबर, आर बी इसके बराबर और आर ए इसके बराबर, और सबको आमने सामने लिख के जोड़ कर डाला। और जोड़ करके क्या पता चला कि अरे ये तो वही आ रहा है, इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। डू इट, अपने आप से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, सिर्फ देख के मूवी की तरह खत्म मत कीजिए, खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कम से कम 3 बार, तभी आपको एक बार आएगा। तो क्या चलो 9 क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा आसान है। इन फिगर इज ऑलरेडी गिवन, तो मैंने बना लिया है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। देखो ये एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल हैं पहले ही, तो हमें पता है पैरेलल हैं। तो चलो आगे एक्सप्लेन करेंगे। पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। ये ए बी एक टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, इंटरसेक्ट्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एट ए एंड बी, है ना। ये हमें दिया गया है, तो प्रूव करना है एंगल ए ओ बी जो है हमारा वो 90 डिग्री है। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यार सबसे पहले ये दिया है कि ये दोनों टेंजेंट जो है वो पैरेलल हैं, तो हम इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे पहले इसको हम मिला लेते हैं और हमारे लिए ये 90 डिग्री का हो गया। क्यों, आपको पता ही है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देखें तो हमें कुछ और फाइंडिंग मिल रही है। क्या फाइंडिंग है कि ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये 90 है तो ये भी 90 है। चलो बढ़िया है। अब प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। चलो सॉल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दिया क्या है यार, दिया क्या है, गिवन पार्ट क्या है, गिवन है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, है ना। तो इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है। पी क्यू हमारा, और इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया। सो नाउ ये पार्ट हमारा हो गया। एंड कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दें, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिख दें कि भाई लेट पी, हमने ड्रॉ पी क्यू डायमीटर, है ना। और नेक्स्ट एंड ओ सी
रेडियस, ये दोनों चीजें हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। नाउ OC इज परपेंडिकुलर टू AB, क्यों? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना, ये आप लिख लोगे टेंजेंट। चलो जी, तो यहां से हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, इस एंगल को आप ले लो जी एंगल नंबर 1, इसको आप ले लो एंगल नंबर 2, इस एंगल को ले लो एंगल नंबर 3, और इस एंगल को ले लो यहां पे एंगल नंबर 4, और इसको जरा हटा दो। देखना आप ध्यान से हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास अगर हम इस एरिया को देखें POCA, तो इसमें दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, कौन सी? PAO और दूसरी CAO, ठीक है। एक ये वाली ट्रायंगल है यहां पे, यहां, और एक दूसरी वाली ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है कि OA कॉमन है, यू एग्री? OA जो है वो कॉमन है। नंबर 2, हमारे पास ये पार्ट PA और AC ये भी इक्वल है, बढ़िया, और OC और OP ये भी इक्वल है, क्यों? रेडियस है ना, रेडियस है ना। तो अगर ये रेडियस इक्वल है तो देखो ना, OC इज इक्वल टू OP, OA कॉमन, और PA इज इक्वल टू AC, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। कौन से क्राइटेरिया से? SSS, साइड साइड साइड, है ना, ये 6 चैप्टर में हमारे पास है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब इनके सारे साइड्स और इनके सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हो गई। कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं भाई यहां से कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसको लिखेंगे कैसे? लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल्स, कैसे करें? हम यहां से ले लेते हैं इस PAO एंड ट्रायंगल CAO PA इज इक्वल टू AC, क्यों भाई? क्योंकि these are two tangents drawn from point A, क्योंकि AP and AC are tangents drawn from outside the circle, ये लिख लेना आप, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है OA is common. Next, OP is equal to OC. अब इसको 1 लिख लो यार, इसको 2 लिख लो, इसको 3 लिख लो, और फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या कह देंगे? इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या होगा? ट्रायंगल POA is congruent to triangle COA, और इसका मतलब क्या? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और इसी तरीके से ये दो ट्रायंगल COB और QOB भी आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट, हाँ जी। तो एंगल 3 एंड 4 भी बराबर होंगे। मैं यहां पे लिख रहा हूं सिमिलरली, और आपने सिमिलरली नहीं लिखना है, ठीक है। आप इसको करके दिखाओगे यहां पे, कैसे? कि भैया OB कॉमन है, OC OQ के बराबर है, और QB इसके बराबर है ना, BC के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? आल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। इसको लिख लो आप 4th इक्वेशन, इसको लिख लो आप 5th इक्वेशन, ठीक है। 4th और 5th को ले लेते हैं, फ्रॉम 4th एंड 5th, फ्रॉम 4th एंड 5th। क्या 4th और 5th से क्या लेंगे? 1, 2, 3, 4, ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, तो 1, 2, 3, 4 का एडिशन कितना होगा भाई? 180 डिग्री। चलो जी, 1 + 2 + 3 + 4, एडिशन इज 180 डिग्री, ठीक है। अब 1 और 2 तो एक ही चीज है यार, 1 इक्वल टू 2 है, तो हम क्या कह सकते हैं? दोनों को 2 लिख सकते हैं, 1 को भी 2 लिख सकते हैं ना, है ना। अब सर कह रहे हैं तो मान लो यार,
3 और 4 को एक लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना, तो 4 को भी 3 लिख लेते हैं, तो 3 लिख लेते हैं यहाँ पे और इसको भी 3 लिख लेते हैं। आपको पता चलेगा जब बड़े हो जाओगे ना, पता चलेगा कि 3 क्यों लिखा है 4 को भी, है ना, पता चलेगा। देखो कैसे, 2 ट्वाइस है ना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब सबको जरा डिवाइड कर डालो 2 से, क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या यही प्रूव करना था क्या? अरे ये मैंने काट डाला है ना, चीर डाला इसको, आपने नहीं चीरना है। चलो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, इसको जरा यहां ले आना खुले में, एंगल AOB है ये जो है 90 डिग्री, और यही तो प्रूव करना था। देखो भाई कितना छोटा सा सवाल था, है ना, कितना छोटा सा सवाल था ना। हाँ, आप इसको देखो, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सबसे पहले हमें दिया गया था कि ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल 90 का प्रूव करना है, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है AB से C, तो हमने इसको सीधा ड्रा किया 90 डिग्री 90 डिग्री, फिर ये वाला 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री था। सब कारण आपको पता है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ये सारा इंट्रोडक्शन में कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और क्या पढ़ चुके हो कि अगर बाहर से कोई मैं 2 टेंजेंट ड्रा करूं तो उनकी लेंथ बराबर होती है, तो PA इसके बराबर, ठीक है ना, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो यार क्वेश्चन 10 को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन 10 में, प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। देखिए, देयर इज अ सर्कल एंड 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, and angle between the 2 tangents drawn from the external point is this. To a circle is supplementary, this angle is supplementary to the angle subtended by the line joining the point of contacts. line joining the point of contacts कहाँ है भाई, ये है point of contacts. line joining the point of contacts at the center, है ना। देखो भाई, ये है सेंटर हमारा और ये है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, ये O पॉइंट है, ठीक है। इसको हम P ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, और ये एंगल एक और हो गया हमारे पास। और हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ये वाला x का नाम रख देते हैं यार, और इसको y कह देते हैं, ठीक है। x प्लस y इज 180। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है यार, सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे सप्लीमेंट्री, ऐसे स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180। तो इससे हम याद रख लेंगे x और y जो है आपस में सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या है, x और y का जो सम है वो 180 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। गिवन पार्ट तो हमें पता ही है ना, और सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं क्या, टू प्रूव इज एंगल APB है ना, और यहां पे लिख लेते हैं x से, एंड एंगल AOB इज इक्वल टू y से आर सप्लीमेंट्री, ये हमें प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल x और y जो है, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। अब बहुत आसान सा सवाल है, देख लीजिए कैसे। APBO एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 इसके एंगल बन रहे हैं, और हमें पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री का हुआ भाई, ये भी 90 डिग्री का हुआ, ठीक है ना। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360। देखिए कैसे, ये वाला एंगल, ये वाला है ना, ये वाला इसको छोटा g रख लीजिए, इसको t रख लीजिए, ठीक है ना। क्या कह सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस z प्लस t इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना है g 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, t 90 डिग्री है, तो क्या कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x प्लस वाई प्लस
90 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, और ये कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। आपको कुछ चीजें इसमें ना लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे, जैसे एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू जी से, है ना। हमारे टाइम में पहले z कहा करते थे, अब ओ बी पी, टाइम तो अभी भी हमारा ही है यार, है ना, इज इक्वल टू टी से, सही है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इजी था, करके देखिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है, ऐसे कुछ पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं, और फिर उसके अंदर एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है ना। सर्कल थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना, कुछ ऐसे करके है सर्कल हमारे पास, है ना, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, सवाल करते हैं जल्दी से। ए बी सी डी इसका नाम है पैरेललोग्राम का, तो गिवन पार्ट क्या है यार, गिवन पार्ट क्या है कि ए बी सी डी जो है वो एक इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड पैरेलल आल्सो, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी आल्सो, है ना, इतना ये भी है। और प्रूव क्या करना है यार, टू प्रूव ये रोम्बस है, रोम्बस का एबीसीडी रोम्बस होने का क्या मतलब है कि सारी साइड्स इसकी इक्वल है, ठीक है ना। अगर इसकी सारी साइड इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अगर ये सारी साइड्स इसकी इक्वल हैं तो कैसे करेंगे, चलो इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है यहाँ पे, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, उनके कुछ नाम रख लेते हैं, पी क्यू आर और एस, इस तरीके से हम इनके नाम रख लेते हैं। अब क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। मैं यहां पे सी डी को ए डी के बराबर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल हो गई तो ये सारी इक्वल हो जाएंगे आपस में, समझ रहे हो ना। तो मैं क्या करूंगा, टू प्रूव क्या करेंगे, क्या कोशिश करेंगे हम लोग कि ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऐसा हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रूव करते हैं, कैसे। सबसे पहले ए बी और ए डी को हम लिख लेते हैं, ए बी और ए डी। ए बी को दो हिस्सों में बांटते हैं, ए आर और, है ना, जैसे हमने पुराना क्वेश्चन किया था एक, ये क्वेश्चन नंबर 8 में है, मैंने कहा था कि ये काम आएगा आपको, ठीक है ना। ये देख लो कि ए बी जो है वो दो हिस्सों में, ए आर और आर बी के, और डीसी जो है वो भी दो पार्ट्स में, कैसे, डीपी और पीसी में, ठीक है। तो ए आर को यार हम क्या लिख सकते हैं, ए आर को, हम लिख सकते हैं ए क्यू। क्यों, जानते हो आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो तो जानते हो कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर कोई दो टेंजेंट खींचे जाए तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। आर बी किसके बराबर होगा, बी एस के बराबर होगा। फिर डीपी किसके बराबर होगा, डीपी डी क्यू के बराबर होगा। और पीसी किसके बराबर होगा, सी एस के बराबर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप इन सब को ऐड कर लो, इसको 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, सबको ऐड कर लो, ठीक है ना। क्या लेफ्ट हैंड साइड वालों को ऐड कर रहे हैं, ए आर प्लस आर बी प्लस डी पी प्लस पी सी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाले लिख लो, ए क्यू प्लस बी एस प्लस डी क्यू प्लस सी एस। बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं जरा ए क्यू प्लस डी क्यू क्या बनता है, ए क्यू प्लस डी क्यू क्या बनता है, ए क्यू प्लस डी क्यू इज इक्वल टू ए डी। चलो जी, ये दो चीजों को मिला के हुआ ए डी। फिर बी एस और सी एस, बी एस और सी एस मिला के क्या बना जी, सी बी या बी सी, ठीक है, बन गया। अब यहां पे ए आर प्लस आर बी क्या है, ये तो हमने लिया ही था, ए आर प्लस आर बी ए बी, है ना भाई, ए बी। और
डीपी प्लस पीसी हमने लिया ही था, क्या, CD। ठीक है, अब जरा देखो AB इज इक्वल टू CD, ये हमने कहा है, AB इज इक्वल टू CD, ये हमने कह रखा है। तो हम क्या करेंगे, क्या AB की जगह CD लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, AB की जगह CD लिख लो, क्या, CD प्लस CD, किससे, फ्रॉम स्टार करके लिख लो यहां पे, है ना, इसको डबल स्टार नाम दे दो, है ना, इक्वेशंस को नाम ऐसे दे सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू। अब देखो ये साइड को मैं इसके इक्वल प्रूव करने जा रहा हूं, ये साइड मैंने CD बना ली, अब इसको AD बनाऊंगा, कैसे, AD और BC आपस में बराबर है, तो मैं BC को भी AD में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, कभी यहां ऐसा मत कर देना यार कि दोनों को एक जैसा कर दो, नहीं, मैं इस साइड को इसके बराबर प्रूव करूंगा, ये और ये तो बराबर है ही है, ये और ये भी बराबर है, मैं इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूव करूंगा, कैसे, अब AD इज इक्वल टू BC है और मुझे कौन सी चाहिए, ये वाली साइड चाहिए AD, तो मैं क्या करूंगा, BC को भी, ये वाला BC जो है इसको भी AD लिख दूंगा, AD प्लस AD। ठीक है जी, सही है, यहां पे मैं लिख सकता हूं फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार इक्वेशंस, है ना, ऐसे। अब 2CD लिख दूं, इसको 2AD लिख दूं, बहुत बढ़िया, 2CD और इज इक्वल टू 2AD, तो CD इज इक्वल टू AD। अब जरा देखो यार, CD इज इक्वल टू AD के हो गया, CD इज इक्वल टू AD के हो गया, तो क्या AB इज इक्वल टू CD और CD इज इक्वल टू AD है, तो यहां पे इक्वल का साइन डाल के ये सारे बराबर नहीं हो जाएंगे, है ना, तो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम फिफ्थ। ठीक है, इसको फिफ्थ कहेंगे, और स्टार से डबल स्टार को लेके हम क्या कहेंगे, फ्रॉम स्टार डबल स्टार एंड 5, क्या कहेंगे भैया कि AB इज इक्वल टू CD तो है ही, अब CD इज इक्वल टू AD, ये रहा पांचवें में, और AD इज इक्वल टू BC, ये रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, AB CD के बराबर है, AB CD के बराबर है, CD AD के बराबर है, CD AD के बराबर है, और ये BC के बराबर है, तो सारी की सारी साइड्स बराबर होगी नहीं होगी, अगर सारी साइड्स इसकी इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, it means ABCD is a rhombus। चलो जी, ठीक है, अच्छे से करिएगा क्वेश्चन को, अगर नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखिए, बार बार देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सवाल आसान है, थोड़ा लेंथी है, समझिएगा। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that there is a circle, and a triangle is drawn to circumscribe this circle with center O and radius 4 cm such that segment BD and DC, ये फिगर दिया हुआ है बुक में, BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 centimeter respectively. Find AB and AC। AB और AC हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है। ठीक है, टू फाइंड इज AB एंड AC। तो इसको देख के क्या समझ में आता है, सबसे पहले आप एक काम करिए, थोड़ी कंस्ट्रक्शन कीजिए, यहां से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आप इसको ड्रॉ कीजिए, और यहां से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप लेके ये चीज ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, तो ये भी 4 हुई और ये भी 4 हुई। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ड्रॉ हुआ है तो ये भी 90 हुआ और ये भी 90 हुआ और ये भी 90 हुआ, इसी तरीके से ये भी 90 हुआ। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज आप इसे ड्रॉ कीजिए यहां से लेके यहां तक। ठीक है, जो पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि यहां से जब दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, एक इस साइड और एक इस साइड, सेम ही सर्कल पे, तो इनकी लेंथ सेम होगी, तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हुआ, और ये 8 सेंटीमीटर है, इसी तरीके से ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ। चलो जी, इतनी बात क्लियर हुई। अब
हम लोग क्या करते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो हम इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ और इस पॉइंट को सी से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके जी। जब ये कनेक्ट हो गया, मुझे पता है ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 4 है। अब मैं इतना काम करने के बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करना हम शुरू करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम इस पूरे एरिया को फाइंड आउट करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से, फिर हम इसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से। जैसे कि ट्रायंगल्स का एरिया हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और ट्रायंगल्स के एरिया को सम अप करके फिर इसको टोटल में दोनों तरीके से जो एरिया हमें फाइंड आउट होगा उसे हम इक्वल कर लेंगे। ये आप देखते रहिएगा, आपको पता लगेगा कैसे। अब ये वाला पार्ट हमें नहीं पता है कौन सा, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं। यहाँ पे इसको ए बी सी डी ई और एफ, ये एरिया ए ई और ए एफ हमें पता नहीं है। ठीक है, अगर इस एरिया को हम देखें तो ये भी एक तरीके से ए ई और ए एफ भी टेंजेंट है इस सर्कल पे और बराबर होंगे, तो मैं इसको भी एक्स रख देता हूं, इसको भी एक्स रख देता हूं। तो यहां पे हम लोग जो है गिवन और टू फाइंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि गिवन टू फाइंड लिखने में ये सारा बोर्ड भर जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यार। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पे बात करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? एस, पहले हम एस निकालते हैं, सारी साइड्स का सम करके उसे 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, एस। तो सारी साइड्स का सम सबसे पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 2। अब ए बी कितना है यार, ए बी एक्स प्लस 6, बढ़िया। बी सी कितना है, 6 प्लस 8 14, बढ़िया। और सी ए कितना है, x प्लस 8, बढ़िया, डिवाइडेड बाई 2, और जो कि फाइनली आता है 14 6 20 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, जो कि आ गया 14 प्लस x। ऐसा आ गया हमारा इतना। अब हम इससे एरिया फाइंड आउट करेंगे, और एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, जो आपका फॉर्मूला होता है एस माइनस बी एस माइनस सी। ये ए बी सी आपकी साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, इनका स्क्वायर रूट करके। चलो जी, एस क्या है आपके पास, 14 प्लस एक्स। चलो 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस फर्स्ट साइड, ये वाली साइड, ये कितनी है जी 14, तो माइनस 14 कर देंगे। फिर ये वाली साइड माइनस करेंगे, फिर ये वाली माइनस करेंगे, फिर ये जो है हमारा s है। अब नेक्स्ट 14 प्लस एक्स, और इससे माइनस करेंगे क्या, x प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 8, ये वाला पार्ट हम इसमें से माइनस करेंगे, इंटू 14 प्लस एक्स, और इसमें से माइनस क्या करेंगे यार, माइनस क्या करेंगे, माइनस ये वाला पार्ट है ना, x माइनस 6, तो प्लस 6 यहां पे लिख लेते हैं, बाद में इसको खोल लेंगे। अब इसको इधर ले आओ, दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 14 प्लस एक्स, तो भाई 1 आ जाएगा। आप इसे जरा ओपन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। फिर ये 14 x से x माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 14 प्लस 8 प्लस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि माइनस साइन लगेगा, फिर ये ओपन होगा, 14 माइनस 8 आएगा 6, और इसी तरीके से ये आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और 14 माइनस 6 इज 8। चलो जी, इतना पार्ट हमारा हो गया। दैट इज इक्वल टू 6 8 जा 48 x इंटू 14 प्लस एक्स, और इसका सारे का स्क्वायर रूट। चलो, ये एक तरीके से हमारा एरिया आ गया। ये हम इसको रख सकते हैं भाई 1 या 2, जो भी आप इसको रखना चाहिए 1, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन छोटी छोटी ट्रायंगल्स का सम करेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम मैं अगर फर्स्ट ट्रायंगल लिख दूं, इसका
इसका T1 रख देते हैं ना, T1 नाम इसका रख देते हैं, इसका T1 रख देते हैं, इसका T2 रख देते हैं, इसका T3 रख देते हैं, इसका T4 रख देते हैं, T5 रख देते हैं, T6। देखो दिख रही है आपको सारी ट्रायंगल्स यहाँ पे, ठीक है ना। अब इन ट्रायंगल्स का जब हम सम करने लगेंगे तो देखो इसका तो डायरेक्ट हो रहा है T1 का 1/2 इंटू बेस 6 है, हाइट 4 है, इसका भी बेस 8 है और हाइट 4 है, ठीक है। इसका बेस हमें मालूम है, हाइट भी मालूम है, इसका भी बेस हमें मालूम है और हाइट भी मालूम है। देखो जरा पता लग रहा है ना। तो देखो एरिया T5 का और T6 का एक ही आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों के बेस सेम है, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है ना। और एरिया ऑफ T1 और T2 का भी सेम आएगा, क्यों? दोनों के बेस सेम है ना। बेस कितना है यार, देखो ना ये भी 90 है ना। ये वाला बेस बन गया, ये 6 है और हाइट कितनी है, ये 4 है, ये 6 है, ये भी 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, T1 और T2 का एरिया ट्वाइस करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे यार, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल T2 है ना। ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल अप टू लिख देंगे यहाँ पे जो जितनी भी बन रही है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल T6, ऐसे हम लिख सकते हैं। T2 T3 फिर T4 का एरिया लिख देंगे, है ना। मैं थोड़ा सा लालच कर रहा हूँ, बोर्ड बच जाए, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, मैथ में बचाने की कोशिश नहीं किया करते। ट्रायंगल T4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल T5 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल T6। चलो जी, ये आपको दिखनी चाहिए यहाँ पे। अब दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 एंड T2, मैंने कहा था एक जैसा है, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रायंगल T1 लिख लूंगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल T1, ठीक है जी, प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल T5 का और T6 का एक जैसा है, तो T5 लिख लेंगे यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल T5, है ना, T5। उसके बाद यहाँ पे T3 का और T4 का एक जैसा है, क्यों? क्योंकि इनका बेस x है और इनकी हाइट तो सबकी 4 है, तो इसमें हम किसी एक को लिख लेंगे ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल T3। चलो जी, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 क्या बनेगा यार, देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब T1 कौन है, ये है, बेस 6 है ना और हाइट 4 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल T5 कितना बनेगा, बेस देखो ना, बेस 8, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू ये वाली बेस कितना है इसका x, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तो सबकी ही 4 है। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 8 4 जा 32 प्लस दिस इज 4x और ये आ गया हमारा, दिस इज इक्वल टू 56 प्लस 4x। तो यार ये एक तरीके से और आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक तो हमने हेरोन्स फॉर्मूला से निकाला था, ये वाला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक हमने निकाला है डायरेक्ट मेथड से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, ये हमारा उसका पार्ट आ गया सॉल्यूशन का। तो दोनों को हम इक्वल रख देते हैं यार। देखो इस पार्ट में हम इस सॉल्यूशन को करने जा रहे हैं, ये वाले पार्ट पे, यहां भी ले लेंगे थोड़ा स्पेस अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है जी। करते हैं 56 प्लस 4x, 56 प्लस 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू 14 प्लस x, ये पार्ट। देखो अब इसको सोल्व करेंगे, बड़ा आसान है, इसमें सोल्व करने में कुछ नहीं है। देखो कैसे, 48 को आप क्या लिख सकते हैं यार, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं 48 को, इसको 4 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और दो जब 4 आ जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो हम एक को बाहर निकाल लेंगे। तो इस 48 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 4 को बाहर ले लें और यहाँ पे लिख लेंगे अंदर 3x इंटू 14 प्लस x अंदर, और इसमें से भी 4 को बाहर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, 4 को बाहर ही ले लेते हैं,
14 प्लस एक्स, ये देखो ले लिया बाहर। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं। कैसे? 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये 3x, स्क्वायर रूट हट जाएगा ना बस, और कुछ भी नहीं होगा। 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब दोनों साइड 14 प्लस एक्स से डिवाइड कर देते हैं यार। 14 प्लस एक्स से इधर भी डिवाइड कर देते हैं और 14 प्लस एक्स से इधर भी डिवाइड। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या आया? 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है ना। इस x को राइट साइड में ले आएंगे तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x माइनस x, दैट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 14 और x कितना आ गया? 7। देखो जरा, ये 7 आ गया भैया। तो आपका ए बी क्या बन रहा है? ए बी क्या बन रहा है आपका? ए बी बन रहा है x प्लस 6, मतलब x प्लस 6 का मतलब 7 प्लस 6, तो क्या साइड बनी? 13 सेंटीमीटर। और ए सी क्या बना? x प्लस 8, x प्लस 8 है ना, मतलब 7 प्लस 8 मतलब 15। तो ये तो बन गई पूरी, ए बी बन गई 13 और ए सी बन गई 15। ये हमारा आंसर होगा, है ना। पूरे बोर्ड को इसने क्वेश्चन में ऑक्यूपाई कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, आसान सा सवाल है। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center. ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, चलो भैया हमारे पास एक सर्कल है और जिसको सर्कमस्क्राइब किया है क्वाड्रिलेटरल ने, और इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं, जैसे कि मैं यहां कहूं ए बी सी और डी, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो ए बी और सी डी हो गई, और इसी तरीके से यहां से ए डी और बी सी हो गई। तो इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं दे सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ये इस साइड ने एंगल यहाँ पे सबटेंड किया और ये ए बी साइड ने यहाँ पे एंगल सबटेंड किया। तो मुझे जो बताना है, मुझे जो प्रूव करना है वो ये है कि ये जो दोनों एंगल हैं एक्स और वाई, दे आर सप्लीमेंट्री, मतलब इनका सम जो है एक्स और वाई का, मुझे क्या प्रूव करना है, वो 180 डिग्री है, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। अब आप देखिए जरा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी ट्रिक लगेगी, वो आप देखिए कैसे, कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो हैं इनसे आप डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉप कर लीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से यहाँ पे भी ड्रॉप कर लीजिए, यहाँ पे भी, चारों तरफ इनके नाम रख दीजिए P Q R और S, ठीक है जी। अब मैं इन के नाम रख देता हूं यहाँ पे इन एंगल्स के, ये 1, ये 2, ये 3 है ना, ऐसे गोलाई में 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये 7 और ये 8, ठीक है जी। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल 1 और 2 का जो सम है 5 और 6 के साथ वो 180 डिग्री का है, तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे? अब आपने ये एंगल सबटेंड यहाँ पे ये किए हैं, यहाँ पे रेडियस को सब इस पे ड्रॉ किया है टेंजेंट पे, तो ये 90 डिग्री में होगा, ये सब जानते हैं, जग विदित बात हो गई। ये तो लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री के होंगे और ए आर ए एस के बराबर, आर बी बी क्यू के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये भी सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे प्रूव करने वाला हूं वो जरा आप ध्यान से देखिएगा। कैसे? यहां पे मुझे पी सी क्यू ओ अगर मेरा सेंटर है तो पी सी क्यू ओ जो है, इन पॉइंट्स में मुझे 2 ट्रायंगल्स यहां पे नजर आ रही हैं जिनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, और उसके बाद मैं कहूंगा कि 1 और 8 एंगल आपस में बराबर है। कैसे? देखिए ये साइड इसके बराबर है, उसके बाद ये कॉमन है, ये दोनों रेडियस है, ठीक है। तो मैं यहां पे कहूंगा इन ट्रायंगल
OPC and triangle OQC क्या भाई? OP इज इक्वल टू OQ, बिल्कुल सही। OP इज इक्वल टू OQ, क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई हैं दोनों। नेक्स्ट, OC इज कॉमन, OC इज कॉमन, ठीक है। और थर्ड, PC इज इक्वल टू CQ, क्यों? PC इज इक्वल टू CQ क्यों है? दे आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, है ना, एक्सटीरियर पॉइंट। ये ऐसे आप लिखेंगे पॉइंट। अब ये साबित करती है कि एक ये साइड बराबर है, दूसरी ये साइड बराबर है, तीसरी ये साइड बराबर है। तो मैं कहूंगा कि बाई SSS ट्रायंगल OPC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQC। ट्रायंगल OPC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQC। अगर ऐसा है तो क्या ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे? यस। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, इसको आप रख लीजिए 4th। इसी तरीके से हम लोग क्या प्रूव कर लेंगे? देखो, आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर अब सिमिलरली लिखना है। सिमिलरली अब जब आप लिखेंगे तो आप कहेंगे एंगल, अब देखो ना, ये वाले पार्ट में, इस क्वाड्रेंट में ये और ये सेम थी तो 1 और 8 सेम हो गए, है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हैं पैरेलली या सिमिलरली, आप जो भी इसको बोले, सिमिलरली बोले, 7 और 6 एंगल 6 और एंगल 7 सेम है, ठीक है। आप इसको कोई नंबर दे लेंगे। यहाँ पे 4 और 5 एंगल सेम है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 3 और 2 सेम है, 3 एंड एंगल 2 सेम है। अब मैं ये जानता हूं कि एंगल 1 से लेके 8 तक अगर हम सबका सम करें तो सबका सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो हम इसको कुछ नाम देते हैं। ये फोर्थ मेरी इक्वेशन थी, यहाँ पे इसको मैं 5th दे लेता हूँ, यहाँ पे 6th, यहाँ पे 7th। बहुत आसान है। तो मैं कहूँगा 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 ऑल सम इज 360 डिग्री, ठीक है जी। लेकिन मुझे चाहिए कौन से? 1 2 और 5 6, मुझे चाहिए 1 2 और 5 6। अब आप देखिए जरा, यहाँ पे 1 और 8 इक्वल है, 1 और 8 इक्वल है, तो मैं 8 को भी 1 रख लूंगा। क्यों रख लूंगा 8 को 1? क्योंकि मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे तो 1 ही चाहिए। और 1 कहां से चाहिए भैया? क्योंकि मैं इस एंगल पे फोकस कर रहा हूं। यहां पे देखो, ये वाला एंगल COD, और कौन से पे फोकस कर रहा हूं? AOB पे। तो 1 मुझे चाहिए, 8 नहीं चाहिए। और 1 इज इक्वल टू 8, तो मैं 8 की जगह भी 1 लिख लूंगा। तो 1 ये हो गया और 1 इसकी जगह लिख लिया प्लस 1। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 और 3 इक्वल है क्या? हाँ जी है। तो 3 की जगह क्या रख लूंगा? 2। तो 2 तो 2 है ही है, और मैंने 3 की जगह भी क्या रख लिया? 2 रख लिया। अब मुझे चाहिए 5 और 4 में से 5, तो मैं 5 की जगह तो 5 रखूंगा ही, और 4 की जगह भी मैं, देखो ना यहाँ पे 4 है, तो 4 की जगह भी मैं 5 ही रख लूंगा। और फिर ये देखो ना, 6 और 7 बच गए, 6 और 7 बच गए। मुझे कौन सा चाहिए? 6 चाहिए, तो मैं 6 तो रखूंगा ही, और 7 की जगह भी 6 ही रख लूंगा। दैट इज 360 डिग्री। चलो जी, 2 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबको 2 से डिवाइड कर डालो, ठीक है। तो क्या बचेगा भाई? यहां पे लिख लेते हैं यार, इस एरिया में लिख लेते हैं, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन सबको 2 से डिवाइड कर देते हो। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड, ओ माय गॉड, मैंने यहीं पे कर दिया इसको, वो यहां पे गलत कर दिया। यहां पे तो 360 आएगा, यहां पे 180 आएगा यार। समझ गए ना, क्योंकि सबको 2 से डिवाइड किया मैंने इसमें। अब 1 और 2 एंगल क्या बन रहा है? 1 और 2 क्या बन रहा है? DOC, एंगल DOC।
और 5 और 6 क्या बन रहा है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या यही प्रूव नहीं करना था मुझे? क्या ऑपोजिट साइड सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, दिस इंप्लाइज DC एंड AB subtends सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये प्रूव हो गया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, बार बार करें चीजों को जो आपको आ गई हैं लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा मुश्किल है, तो उसको दोबारा करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।